तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है अगर मेंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और मौलिक अधिकार और संविधान में नीति निर्देशक तत्व ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहले है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ठीक है, ये तत्व देश की शासन व्यवस्था के लिए मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांत है। यद्यपि ये न्यायालय में लागू नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्व है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं? पहला यह कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। ठीक है, क्या है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। ठीक है, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। आप देखिए 3 जो प्रमुख बातें हैं नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसमें जो 3 प्रमुख बातें हैं उसे हम लोगों ने क्या देखा? पहला कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, वह लक्ष्य और उद्देश्य है जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियां हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। इसके बाद हम उद्देश्य को देखें तो इसका उद्देश्य है लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों के समान वितरण। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, नीतियाँ देखें तो समान नागरिक संहिता, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। ठीक है, तो ये नीतियों में शामिल है। आगे है कि ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, जैसे कि पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। ठीक है, तो ये ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं, तो जो 3 प्रमुख बातें थी उसे भी हम लोग देखा। एक तो उद्देश्य देखा, फिर नीतियाँ और जो अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण। इसमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि वर्गीकरण, तो नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? एक तो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत में क्या हम देखते हैं कि समाजवादी सिद्धांत के तहत उन सिद्धांतों का समावेश किया गया है जिनका उद्देश्य भारत में सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की समतावादी ढांचे की स्थापना करना है। ठीक है, इसके तहत उल्लेखित प्रावधान जो है वो निम्नलिखित है। तो पहला है अनुच्छेद 38। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 के तहत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय स्थापित करने पर जोर दिया गया तथा अवसरों में स्थापित करने हेतु प्रावधान किया गया। यह अनुच्छेद 38 की बात है। अनुच्छेद 39 क में देखें तो क्या है? अनुच्छेद 39 क में देखें तो इसमें है समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु राज्य को प्रयास करना एवं राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके। ये 39 क में दिया है। 39 ख में देखें क्या दिया है कि राज्य इस बात पर ध्यान करेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित के किसी प्रकार से क्षति पहुँचे। साथ ही साथ अनुच्छेद 39 घ में यह उल्लेख की है
कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। ये 39 ख में है, ठीक है। अनुच्छेद 41 में देखें तो इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन अन्य राज्य द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसे लागू करने हेतु सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 60 वर्ष से अधिक सभी बुजुर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। बिहार सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रत्येक महीना 400 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, चूँकि अभी तो 1100 रुपये हो गया है, तो इसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 42। तो इसके अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 42 के तहत अनुकूल परिस्थिति तथा काम के समय का प्रावधान है, ठीक है। इसे लागू करने के लिए जैसे विशाखा बनाम राजस्थानवाद में 1997 में हमने देखा कि प्रभावित होकर वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर यौन शोषण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 2017 में मातृत्व अवकाश अधिनियम पारित किया गया तथा अवकाश को 24 से 26 सप्ताह किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण को लेकर मातृत्व राहत में वृद्धि संबंधी निर्णय दिए गए तथा इसे 2 साल तक की बढ़ाने की बात कही, ठीक है। अनुच्छेद 43 में देखें तो निर्वाह योग्य मजदूरी तथा उचित जीवन स्तर को लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसको बढ़ावा देने के लिए हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कुशल श्रमिकों के लिए 2123 रुपया मासिक जो है न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित किया, ठीक है। वहीं बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को 395 रुपये प्रतिदिन किया है। मजदूरी का निर्धारण करते समय शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को भी सम्मिलित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A की स्थापना की गई है, जिसके तहत उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जो है सुनिश्चित की गई, ठीक है। अब हम लोग चुनौतियों को देखें तो भूमि संसाधनों का समान वितरण करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होना। बिहार जैसे राज्यों में 86% सीमांत कृषक हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, ठीक है। चुनौतियां हैं भ्रष्टाचार का होना, चुनौतियां हैं जागरूकता का अभाव, चुनौतियां हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का बाध्यकारी न होना, ठीक है। चुनौतियां हैं कि राजनीतिक दलों को बाध्यकारी न बनाना, ठीक है। चुनौतियां हैं पूंजी की कमी, चुनौतियां हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ठीक है। नोट में देखिए कि बिहार सरकार ने भूमिहीनों के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है, जिससे वे अपने लिए स्थान खुद के लिए खरीद सकें, ठीक है। तो 2 लाख रुपए जो है आर्थिक सहायता की घोषणा की है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस समाजवादी जो सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत का जो समाजवादी सिद्धांत है, स्वरूप है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वह देखें। तो स्वनिधि योजना, ठीक है। बिहार में जीविका कार्यक्रम, महिला उद्यमी योजना इत्यादि। 1951 में भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। धन का केंद्रीकरण पर रोक, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, चकबंदी का विस्तार, सहकारिता हदबंदी का विस्तार, ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा, और विभिन्न स्तरों पर ये चल रहे हैं। इसके बाद है कि समान कार्य हेतु समान वेतन के लिए समान पारिश्रमिक 1976 लाया गया था, ठीक है। श्रमिक संरक्षण हेतु श्रम सुधार अधिनियम 4 लागू किए गए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 39A को स्थापित किया गया, जिसके तहत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। इसे लागू करने हेतु न्याय मित्र का प्रावधान जो है वो किया गया। अब आगे है और भी है प्रयास, तो इसमें है अनुच्छेद 47 के तहत स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया। इसको बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील योजना, पोषण 2.0, PDS विस्तार, मातृ वंदन योजना आदि प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। श्रम सुधार व्यवस्था को लागू करने हेतु श्रम निषेध अधिनियम 1986, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, श्रम संहिता अधिनियम 2020, बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976, ठीक है। नोट में देखें तो न्याय मित्र 10 से 15 वर्ष पुराने मुकदमे को सुलझाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने भारतीय संविधान का
समाजवादी सिद्धांत देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। तो जिस प्रकार चीन के मन मस्तिष्क में कन्फ्यूशियस के विचार प्रभावी है, ठीक उसी प्रकार भारतीय समाज महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित है। इनके विचार को समझने के लिए तथा प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संवैधानिक स्तर पर कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें निम्न रूपों में देखा जा सकता है जिसे, ठीक है। तो गांधीवादी सिद्धांत के तहत उन तत्वों को समाहित किया जाता है जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सिद्धांतों के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन और आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे अनुच्छेद 40 के तहत समाहित किया गया है। वस्तुतः गांधी जी का मानना था कि भारत की जनता गांवों में निवास करती, इसलिए ग्राम विकास, सत्ता का विकेंद्रीकरण, लघु व कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता आदि जैसे तत्वों पर अधिक बल देते थे। उनका मानना था कि एक स्वच्छ ग्राम ही स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकता है। इसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संविधान में राज्यों के लिए विशेष निर्देश जो है वो दिए गए हैं। इसी के मद्देनज़र अनुच्छेद 43 में उल्लेख किया गया है कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन मिल सके, ठीक है। सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके आदि। इसके अलावा अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा की बात कही है, ठीक है। इसी तरह अनुच्छेद 47 के अनुसार हम देखें तो स्वास्थ्य के लिए अनुच्छेद स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। अनुच्छेद 48 के अनुसार गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देने का उल्लेख किया गया है। शिक्षा संबंधी विचार एवं संवैधानिक प्रयास में देखें तो महात्मा गांधी ने शिक्षा संबंधी विचार देते हुए मातृभाषा में शिक्षा, रोजगार परक तथा सर्वांगीण नैतिक शिक्षा पर जोर दिया। इसे लागू करने के लिए संविधान निर्माताओं ने तथा सरकार ने कई संवैधानिक प्रयास एवं प्रावधान किए, ठीक है। अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मातृभाषा में। इसके बाद है कि 86वें संविधान संशोधन 21A में रखा गया। इसके तहत क्या किया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है। वर्ष 2020 तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा, कौशल युक्त शिक्षा पर जोर दिया गया, ठीक है। इसके बाद है महात्मा गांधी के स्वास्थ्य संबंधी विचार, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए स्वच्छता पर विशेष जोर दिया तथा नशीले पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगाने की बात कही है। अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों के प्रयोग पर रोक का प्रावधान किया गया है, ठीक है। प्रयास की बात करें तो इसे लागू करने के लिए 1986 में NDPS अधिनियम पारित किया गया। बिहार सरकार द्वारा 2016 में शराबबंदी लागू किया गया है। 2014 में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये थे स्वास्थ्य संबंधी विचार महात्मा गांधी के, और ये सभी क्या है, ये गांधीवादी सिद्धांत की तरफ जो है संविधान को, एक तरह से संविधान को देखने का नज़रिया जो है वो पेश करता है। अब हम लोग यह भी देख लेते हैं कि वर्ण और जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचार हैं और किस प्रकार से नीति निर्देशक सिद्धांत में हम लोग इसकी झलक देखते हैं, तो वह देखें। हालांकि गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, ठीक है, जाति व्यवस्था, असमानता, ठीक है, अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया है। इस बात को समझे, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया लेकिन जाति व्यवस्था, असमानता, अस्पृश्यता, जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया है। उन्होंने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए प्रयास किए हैं। 1932 में पूना पैक्ट समझौते द्वारा दलित वर्गों के लिए 147 सीटें जो है आरक्षित की गई। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के विकास के लिए राज्यों को निर्देश प्रदान करता है, ठीक है। नोट में देखें
तो अनुच्छेद 15 में जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया था। 15(4) में इसके विकास हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो छुआछूत के बारे में जो है, छुआछूत के अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है, तो हमने ये सभी कहाँ देखते हैं, ये सभी सिद्धांत आपको नीति निर्देशन सिद्धांत में देखने को मिलती है और गांधी के विचारों की झलक इसमें दिखाई देती है। अब गांधी जी के जो आर्थिक विचार है वह हम कहाँ देखते हैं, देखिए आर्थिक विकास संबंधी विचार देते हुए कुटीर उद्योग की स्थापना, पशुपालन का विकास तथा सहकारिता को महत्ता प्रदान की। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने इसे लागू करने हेतु अनुच्छेद 43 से 48B-48 का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार द्वारा किया गया प्रयास, 1990 में सिडबी की स्थापना की गई, 1956 में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की गई, हथकरघा उद्योग की स्थापना हुई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, ये सभी क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा किए गए प्रयास है। बिहार सरकार द्वारा किया गया प्रयास देखें तो जीविका कार्यक्रम है, 7 निश्चय योजना के तहत सशक्त महिला का प्रावधान किया गया है। तो ये है गांधी जी के। अब राजनीतिक विचारों को देख ले तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को महत्ता देते हुए स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने पर जोर दिया, जिससे प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, तो ये गांधी के विचार यहाँ भी हम लोग देखते हैं। अब ये तो गांधीवादी विचार, गांधीवादी सिद्धांत हम लोग जो नीति निर्देशन सिद्धांत में देखते हैं वो है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, तो इस वर्ग में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता के विचार से संबंधित है। इसके तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि भारत अपने समस्त नागरिकों को एक समान सिविल संहिता प्रदान करे। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न है। पहले अनुच्छेद 44, पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954, 56 का हिंदू कोड बिल। उसके बाद अनुच्छेद 45, इसमें प्रावधानित क्या है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। उदाहरण एकीकृत बाल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, अनुच्छेद 48 में देखिए, इसके अनुसार क्या है कि कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों का निर्देश है। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव के संरक्षण एवं संवर्धन का दिशा निर्देश है। उदाहरण के लिए ई-नाम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये सभी हैं। ठीक है, 48A में देखें तो पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ठीक है, अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के स्मारक एवं स्थान के संरक्षण का निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर एक और जहां आर्थिक सामाजिक समानता की स्थापना के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है, ठीक है, वहीं दूसरी ओर देश के लोकहित एवं राष्ट्रीय महत्व को प्रदर्शित करने वाले तत्वों की संरक्षण की बात करता है। उदाहरण के लिए 1966 का राष्ट्रीय ऐतिहासिक संरक्षण अधिनियम है। अनुच्छेद 50 में देखें तो शक्तियों के पृथक्करण की बात है। उदाहरण के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का भाग है। ठीक है, और 51 में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उदाहरण के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, पंचशील सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान, ये सभी। तो यहाँ हम लोग जो देखते हैं ये इससे क्या है कि उदारवादी सिद्धांत की झलक मिलती है अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 से। तो हम लोगों ने तीनों सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का महत्व जो है वो क्या है। तो क्या महत्व है इसमें देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है जहां नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय और समान अवसर मिले। ठीक है, पहला। दूसरा है कि संविधान के आदर्शों की अभिव्यक्ति इसमें होती है। तो यह तत्व क्या करता है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को साकार करने का एक माध्यम है। ठीक है, इसके बाद है सामाजिक और आर्थिक न्याय। ये तत्व क्या करते हैं कि सामाजिक असमानता को कम करने, निर्धनों और पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा समान वितरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसके बाद है राज्य के नीतियों के लिए मार्गदर्शन जो है वो
तैयार करते हैं। सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों और कानूनों के लिए ये दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं। ठीक है। गांधीवादी विचारों का समावेशन, कई नीति निर्देशक तत्व जो है गांधी जी के ग्राम स्वराज, पंचायत व्यवस्था, कुटीर उद्योग, नशा निवारण आदि विचारों को मूर्त रूप देते हैं। ठीक है। लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, ये महत्व है। ठीक है। लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय दिलाने के प्रयास से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है। ठीक है। विदेश नीति के लिए आधार, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, पंचशील और निःशस्त्रीकरण जैसी नीतियों को दिशा देने का काम भी यह तत्व करते हैं। ठीक है। और न्यायपालिका के लिए संदर्भ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कई बार अपने निर्णयों में नीति निर्देशक तत्वों को हवाला देकर उसे संवैधानिक महत्व प्रदान करते हैं। तो ये सभी भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के महत्व को स्पष्ट करते हैं। अब है कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता एवं पूरक संबंधी अवधारणा का परीक्षण। ठीक है। तो मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य वरीयता। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरईजन वाद। ठीक है। 1951 का वाद है ये। तो सबसे पहले दोनों में वरीयता का प्रश्न मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरईजन वाद 1961 में उत्पन्न, ये यहाँ पर मुझे लगता है ये गलत है यहाँ पर। ठीक है। तो उत्पन्न हुआ था। इस वाद में क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मौलिक अधिकार को निर्देशक सिद्धांतों की तुलना में वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय घोषित किया गया है और मौलिक अधिकार वाद एवं संशोधन योग्य है, जिसके फलस्वरूप संविधान के पहले चतुर्थ एवं 17वें संवैधानिक संशोधन में निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति संबंधी मूल अधिकार में कतिपय संशोधन किए गए हैं। तो ये मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरईजन जो है वाद ये था। इसके बाद है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। इसमें क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के अपने ही निर्णय को पूरी तरह से बदल दिया। इस तरह नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मूल अधिकारों की श्रेष्ठता जो है स्थापित की गई, किंतु इसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ कि संसद में 24वां एवं 25वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके फलस्वरूप नीति निर्देशक सिद्धांत को बढ़ा दिया गया। ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद है केशवानंद भारतीवाद, आप जानते होंगे काफ़ी फेमस है। तो इसमें क्या है, उपरोक्त संशोधन को चुनौती दी गई। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत की लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इससे संविधान के बुनियादी ढांचे को आघात नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही 24वें और 25वें संशोधन के तत्संबंधी प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है। तो ये था। इसके बाद है 1976 में जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ है वह, तो इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए संसद किन्हीं विधियों का निर्माण करे, उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि ये कानून संविधान में दिए गए किसी अधिकार को सीमित या समाप्त करती है। यह व्यवस्था करके संसद ने संवैधानिक संशोधन को न्यायिक पुनर्विलोकन से बचा लिया और इस प्रकार अनुच्छेद 14, 19 और 31 प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर सभी निर्देशक सिद्धांतों की सर्वोच्चता स्थापित की गई। ठीक है। इसके बाद है कि 1979 में मिनर्वा मिल्सवाद, इसमें 42वें संशोधन के कुछ अंशों को चुनौती दी गई। इसके द्वारा 1980 में 42वें संविधान संशोधन के खंड 4 और 51 को इस आधार पर अवैध घोषित किया गया कि इससे संविधान के मूल ढांचे की चोट पहुंचती है और केशवानंद भारतीवाद के न्यायिक निर्णय के विरुद्ध है। फलतः इसके पश्चात वैधानिक दृष्टि से मौलिक अधिकार को वरीयता स्थापित हो गई, किंतु ऐसा भी नहीं है कि निर्देशक सिद्धांतों का महत्व कम हो गया है। ठीक है। इसके बाद है केपी उन्नीकृष्णन 1993 वाद। इसमें क्या था कि इसमें मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन एवं सामंजस्य को मूल ढांचे का अंग बताया गया और यह कहा गया कि दोनों में विरोध हो ही नहीं सकता।
इसलिए सर्वोच्चता का प्रश्न ही नहीं है, अर्थात एक दूसरे के पूरक है। यह स्थिति आज भी कायम है। ठीक है, इस तरह दोनों भारतीय संविधान की आत्मा है। दोनों भारतीय संविधान के दो मजबूत कंधे हैं, दोनों के उद्देश्य समान तथा दोनों ही भारतीय प्रजातंत्रीय शासन की गाड़ी के दो महत्वपूर्ण चक्र हैं। ठीक है, तो ये है। अब आगे हम लोग देखते हैं, लिखा है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के मध्य पूरक अवधारणा क्या है। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों के पूरक होने से समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, ये है। दूसरा है कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं, अतः दोनों पूरक होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तीसरा है कि मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि नीति निर्देशक तत्व यह बताते हैं कि और क्या दिया जाना बाकी है। इस तरह नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे का पूरक बताया गया। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 एवं भाग 4 एक दूसरे के सहायक हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, और यह जो टॉपिक है दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों का बिहार में क्रियान्वयन। ठीक है, तो यह क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने की दिशा में अनेक कार्यक्रम एवं कानून को लगाया गया। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के विकास को प्रगति देने का प्रयास किया गया। इस दिशा में बिहार में भी अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक योजनाएं तथा कानूनों को बिहार में लागू किया गया, जिसे निम्न अनुच्छेदों के संदर्भ में हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 एवं 39, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु योजना काल में अनेक उद्योग धंधे जैसे चीनी मिल, इस्पात संयंत्र, सीमेंट कारखानों की स्थापना बिहार सरकार द्वारा की गई। राज्य के संसाधनों का समान वितरण तथा बिहार में भूमि संबंधी असमानता को दूर करने हेतु कानून लाए गए, जिनमें प्रमुख है 1950 में भूमि सुधार को लागू करने हेतु भूदान अधिनियम 1954। ठीक है, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956, भूमि हदबंदी कानून 1966, महादलित परिवारों को आवास हेतु 3 डेसिमल जो है भूमि वितरण योजना लाई गई। आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने हेतु बिहार में केंद्रीय कानूनों को बिहार में लागू किया गया तथा इसके परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार द्वारा विभिन्न नीतियां लाई गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निवारण अधिनियम 1976, बाल श्रम प्रतिशत सुधार जो है 1986, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961। ये सभी क्या है, नीतियां हैं जो बिहार सरकार द्वारा लाई गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 40 ये क्या है। तो 1959 में पंचायती राज्य का भारत में शुभारंभ हुआ तथा 1992-93 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज तथा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक आधार दिया गया। ग्राम पंचायतों के गठन के संदर्भ में बिहार सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई और बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 लाया गया, जिसके माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हेतु महिला को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद है अनुच्छेद 41 का देखें तो बिहार में मनरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जवाहर रोजगार मिशन, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, जीविका के माध्यम से रोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 7 निश्चय, वन के संकल्प, आर्थिक हल, युवाओं को बल तथा 5 महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की गई थी जो शिक्षा, कौशल और रोजगार पर केंद्रित थे। इसी तरह योजना 7 निश्चय भाग 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति में रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण पर संचालित की जा रही है। ठीक है, 7 निश्चय भाग 1 आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार के तहत महिला रोजगार को बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार की योजना 7 निश्चय 2 के तहत सशक्त महिला, सक्षम महिला संचालित की जा रही है। ठीक है, अनुच्छेद 42 का इम्प्लीमेंटेशन देखें बिहार में
तो मानवोचित कार्यदशाएं सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों जैसे कारखाना को बाल श्रम प्रतिषेध एवं सुधार अधिनियम 1986, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 को लाया गया। 2018 में केंद्र द्वारा लाए गए संशोधन के अनुपालन में महिलाओं की अवकाश अवधि जो है वो बढ़ाई गई। अनुच्छेद 43 देखें तो बिहार में क्या है, कृषि से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योग, गौ पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, मधुबनी चित्रकला इत्यादि स्थानीय उत्पादों द्वारा स्थानीय श्रम को रोजगार एवं आजीविका के अवसर को बिहार सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा इन उत्पादों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं जैसे कि जीविका, स्टार्टअप, मुद्रा योजना के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है। अनुच्छेद 44 देखें तो समान सिविल संहिता, ठीक है, को लागू करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक बार सरकार को निर्देश दिए गए, किंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से इस दिशा में विशेष प्रयास नहीं हुए हैं। भारत के गोवा और उत्तराखंड राज्य में समान सिविल संहिता लागू है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 45 के बारे में देखें। बिहार में तो बच्चों एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु कल्याण हेतु ICDS, आंगनवाड़ी, शिक्षा का अधिकार, टीकाकरण, मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं, आवश्यकताओं इत्यादि को बिहार में लागू किया गया तथा इस हेतु अनेक योजनाएं बिहार सरकार में संचालित की जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, रूसा समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन कर 21 क शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया एवं राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा इसे मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया, ठीक है। विशेष विद्यालय छात्रावास योजना के तहत महादलित विद्यार्थियों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। इसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, वन स्टॉप सेंटर, राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना यानी कि सबला, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना इत्यादि महिला कल्याण हेतु चलाई जा रही है, ठीक है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सहायता हेतु बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु तक प्रतिवर्ष 1500 रुपये की सहायता, ठीक है। ये सभी अनुच्छेद 45 का इम्प्लीमेंटेशन है। अनुच्छेद 46 के इम्प्लीमेंटेशन को देखें बिहार में तो बिहार में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को लागू किया गया। महिलाओं, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के क्षेत्र में अनेक योजनाओं सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, मुसलमान और BPL समुदाय की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु हुनर योजना, तालीम योजना, मरकज योजना इत्यादि, ठीक है। दशरथ माझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित समुदाय को रोजगार प्राप्ति की क्षमता बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 47 को देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए ICDS, आंगनवाड़ी, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना, 7 निश्चय योजना, मध्याह्न भोजन योजना, खाद्य सुरक्षा कानून, शराबबंदी इत्यादि के माध्यम से प्रयास बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। मलेरिया, TB, इंसेफ्लाइटिस, जापानी बुखार जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं तथा अनेक योजनाएं, जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कोविड-19 के दौरान इसके दौरान लोक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का वितरण, आइसोलेशन वार्ड, टीकाकरण, ICU बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा BP आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। 27 मार्च 2020 से आपदा राहत केंद्र तथा क्वारंटाइन शिविर खोले गए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मानकों को सख्ती से पालन किया गया और लगभग 15 लाख लोगों को क्वारंटाइन रखा गया। कोरोना वैक्सीनेशन दायरे को बढ़ावा देने के लिए बिहार के लोगों
कि घरों के पास वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जून 2021 में 121 टीका एक्सप्रेस गाड़ियों की शुरुआत की गई। बिहार में संक्रमण रोग अधिनियम 1897 को लागू करते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बिहार संक्रामक रोग कोविड-19 विनियमन 2020 जारी किया। ठीक है, इसके बाद 7 निश्चय के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर सुविधा उपलब्धता पर ध्यान दिया गया। तो ये अनुच्छेद 47 का इम्प्लीमेंटेशन था। अनुच्छेद 48 के तहत कि देखें कि इसमें कहा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के संदर्भ में बिहार सरकार द्वारा कई आवश्यक कदम जो है वो उठाए गए। हालिया प्रयासों में कृषि रोड मैप, हरियाली विस्तार योजना, गोकुल परियोजना, जल जीवन हरियाली मिशन, राज्य कृषि वानिकी नीति 2018 के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, कृषि रोड मैप में जैविक कृषि पर जोर देना, हरा परिसर योजना द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ावा के लिए प्रयास करना, कृषि में सौर पंपों का प्रयोग करना, कृषि वानिकी में लगे किसानों को प्रोत्साहित करना, नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ब्रेडा, ठीक है, BREDA का गठन करना, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करना, पटना मेट्रो, ठीक है, सरकारी कार्यालयों, थानों, जिला न्यायालयों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भवनों पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाना, ठीक है, मनरेगा जीविका के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, जल जीवन हरियाली मिशन द्वारा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण को देखते हुए हरित आच्छादन को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद 49 का देखिए इम्प्लीमेंटेशन। तो बिहार में ऐतिहासिक महत्व के राष्ट्रीय स्मारक स्थानों के संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं। इसी प्रयास में बोधगया में मंदिर को वैश्विक धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 51 के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु भारत ने गुट निरपेक्षता एवं पंचशील नीति को अपनाया और इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों संधियों के संदर्भ में बिहार सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कानून बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रावधानों को बिहार में भी लागू किया गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, पोषाहार, स्वास्थ्य संबंधी कई मानक को बिहार में लागू किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं समान नागरिक संहिता एवं इसका समग्र विश्लेषण। तो समान नागरिक संहिता से आशय देश के सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिक विधि या कानून के निर्माण से है। वस्तुतः विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकारी एवं गोद लेने के संदर्भ में देश के सभी नागरिकों को एक समान व्यक्तिक विधि नहीं प्राप्त है। इस संदर्भ में देखा जाए तो भारत में अपराध संहिता का एकीकरण हो चुका है, लेकिन व्यक्तिक विधियां अभी भी धर्मवार प्रचलित है। आज हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल तथा मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों के लिए उनके धर्म से संबंधित कोड बिल मौजूद है। सामान्यतः यह धारणा फैली हुई है कि व्यक्तिक विधि से जुड़ी यह समस्या केवल मुसलमानों के साथ है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में खाप पंचायतें मौजूद है जो यहाँ के समाज में समानांतर पंचायत के रूप में काम करती है। इसी प्रकार बहुविवाह का प्रचलन सिर्फ मुसलमानों में नहीं है। साथ ही यह स्थिति अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि गोद लेने पर समान नागरिक संहिता के अभाव में भारतीय मुसलमानों एवं ईसाई वैधानिक किसी धर्म से विशेष से जुड़ी न होकर संपूर्ण देश की है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में न तो खाप पंचायतें और न ही उलेमाओं द्वारा जारी फतवे को भारतीय नागरिक एवं आपराधिक संहिता की अनदेखी की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क की बात करें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि DPSP के हिस्से के रूप में समान नागरिक संहिता की परिकल्पना की है। हालांकि इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 44 राज्य की अपने सभी नागरिकों पर समान नागरिक कानून लागू करने की आकांक्षा को व्यक्त करता है। संविधान निर्माताओं की यह अपेक्षा थी कि व्यक्ति विधि नागरिकों को जाति या समुदाय के आधार पर विभाजित नहीं कर सके और समय के साथ जाति, धर्म एवं नृजातीयता के आधारित पृथक पृथक पहचान एक राष्ट्रीय पहचान में समेकित हो सके। ठीक है, फिर है कि भारत जैसे ये सभी तर्क दिए जा रहे हैं पक्ष में। भारत जैसे निर्जातीय बहुल एवं विविधतापूर्ण समाज में जहां धर्मनिरपेक्ष आधारित संविधान विद्यमान है, वहां जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
ऐसा कोई भी भेदभाव न केवल राज्य के धर्म स्वरूप चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाता है बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। इतना ही नहीं, किसी भी आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए धर्म पर आधारित कानून का होना उस राष्ट्र के लिए पिछड़ेपन का प्रतीक है। ठीक है। बढ़ती शिक्षा, माइग्रेशन और सामाजिक आर्थिक संचरणशीलता के साथ वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र से परे जाकर विवाह एवं विवाह विच्छेद अब आम होते जा रहे हैं। इसके विपरीत पारंपरिक व्यक्तिगत कानून इसी रूढ़िबद्ध सामाजिक व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करते हैं। ये बहुसंख्यक समाज की वास्तविकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर समान नागरिक संहिता का निर्माण नहीं होता है तो यह सामाजिक बिखराव और कलह की स्थिति को जन्म देगा। पिछले 2.5 दशकों के दौरान उदारीकरण और वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि का समावेशन, सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण की ओर गतिशील भारतीय समाज की न केवल ज़रूरतें ही बदली है बल्कि लोगों की अपेक्षा भी बदली है। ठीक है। आने वाले समय में भारतीय नागरिकों की ग्लोबल पहचान विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है पहले इसकी राष्ट्रीय पहचान विकसित हो जो धर्म, जाति, संप्रदाय और निर्जाति पर आधारित पहचान की प्रमुखता की स्थिति में मुश्किल है। ठीक है। आज हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्म के जुड़े कई व्यक्ति कानून को समकालीन सामाजिक जीवन की वास्तविक और संवैधानिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के अनुरूप ढाले जाने की आवश्यकता है। ठीक है। ये है, यह सच है कि जन्म दर, गर्भपात, गोद लेने की प्रथा आदि का नियम भावनात्मक मुद्दे हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये न तो जाति एवं समुदाय के अंधविश्वास पर आधारित हो और न ही विभेदकारी हो। तो ये सभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं इसके विपक्ष में तर्क। तो समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रश्न पर्याप्त सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को धारण करने वाले भारतीय समाज की अपने इस विविधता को सहेजने की चिंता और इसके प्रति उनकी संवेदनशीलता से जाकर जुड़ता है। ठीक है। तो विपक्ष में क्या तर्क है? विपक्ष में तर्क, तो समान नागरिक संहिता के विपक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि यह नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर हमला है, जबकि अपने अनेक निर्णय में न्यायालय इस तर्क को खारिज कर चुका है। न्यायालय के अनुसार समान नागरिक संहिता इस संकल्पना पर आधारित है कि सभ्य समाज में धर्म एवं व्यक्ति विधि के बीच कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। एक लोकतांत्रिक राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। तो पहला तो ये तर्क दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बाधा है कि देश में सांस्कृतिक विविधता एवं उसके विविध आचार। ठीक है। विविधता भारत की सांस्कृतिक पहचान है। लोगों को अपनी अपनी संस्कृति से भरपूर लगाव होता है। यदि इसे कानून के जरिए समान बना दिए गए तो सिर्फ समृद्ध विविधता ही खत्म नहीं होगी बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी मिट जाएगी, ऐसी मान्यता है। तीसरी प्रमुख बाधा है कि 1972 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है। आज देश में 6 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। ठीक है। जिसमें 4 बोर्ड सुन्नी, 2 बोर्ड शिया मुसलमान के हैं। इसके अलावा मुसलमान महिलाओं का एक पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से है। इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डों का एक सूत्रीय एजेंडा समान नागरिक संहिता के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में जनमत निर्माण कर समान नागरिक संहिता का विरोध करना है। ठीक है। दरअसल मुस्लिम समुदाय का यह रवैया अपने धर्म से अतिशय लगाव तथा बहुसंख्यकों द्वारा पहचान थोपे जाने के डर के कारण है। इसलिए इस मामले में वे बिना सुने एक तरफा विरोध करते हैं। समान नागरिक संहिता के स्वरूप का स्पष्ट न होना भी इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या समान नागरिक संहिता हिंदू कोड बिल के अनुसार होगी या नए कलेवर में। ठीक है। यह अस्पष्टता मुस्लिम, ईसाई, पारसी धर्मावलंबियों में संदेह उत्पन्न करती है। समान नागरिक संहिता का निर्माण कैसे होगा, इसे लेकर भी असमंजस व्याप्त है। इसका कोई भी निश्चित एवं स्वीकृत मसौदा तय नहीं है। ठीक है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे का ज़रूरत से ज़्यादा राजनीतिकरण किया जाना भी एक जो है मुख्य बाधा के रूप में देखा जाता है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सुझाव। ठीक है। तो किस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं? समान नागरिक संहिता की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी तरह से इसे थोपने का प्रयास जो है नकारात्मक हो सकता है। अतः सरकार को चाहिए कि इस
इस हेतु सहमति बनाने के लिए व्यापक विचार विमर्श का मार्ग अपनाए और देश में महिलाओं के हक में संपूर्ण पुरुष वर्ग को उदार बनाते हुए इसके लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें। ठीक है, तो एक तो ये सुझाव दिया गया है। दूसरा सुझाव है कि अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ के उलेमाओं को शरीयत की सही व्याख्या करते हुए तदनुरूप समान नागरिक संहिता से उसकी तारतम्यता बताते हुए शरीयत कानूनों में सुधार पर बल देना चाहिए। ठीक है, एक सुझाव यह भी है कि सभी धर्मों से जुड़े हुए व्यक्ति विधियों पर व्यापक और खुली बहस शुरू करवाई जाए और इस बहस में सभी धर्म और समुदाय के लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाए। ऐसी बहस समान नागरिक संहिता के मार्ग को प्रशस्त करेगी। ठीक है, ये क्या है, प्रशस्त करेगी। उसके बाद है कि इस कार्य में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बेहतर एवं प्रभावी पहुंच के कारण विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग से और उसकी सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। इसके जरिए समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए भ्रम जो है वो दूर करना संभव हो सकेगा। सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श कर पहले एक मत हो, तत्पश्चात व्यापक प्रचार प्रसार अभियान के जरिए इस मामले में जनमत का ज्ञानवर्धन करें। राजनीतिक दल यदि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित का सोचेंगे तो जन शिक्षण एवं जन समर्थन के जरिए समान नागरिक संहिता के पक्ष में जनमत तैयार किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है नवीन विकास। देखें तो उत्तराखंड, हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक जो है पारित कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून पारित करने वाला स्वतंत्रता के बाद देश का पहला राज्य बन गया। साथ ही असम और गुजरात ऐसे अन्य राज्य हैं जो समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, गोवा भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां समान नागरिक संहिता का एक रूप जो है प्रचलन में है, 1867 का पुर्तगाली नागरिक संहिता। ठीक है, तो हम लोगों ने विस्तार पूर्वक समान नागरिक संहिता के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देख लेते हैं कि मूल कर्तव्यों की व्यवहारिकता का परीक्षण। ठीक है, मूल कर्तव्यों की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान में, ठीक है, मूल कर्तव्यों को शुरू में शामिल नहीं किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सुझाव दिया कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का समावेशन होना चाहिए। इसी समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में, ठीक है, और अनुच्छेद 51 क के तहत इसे सूचीबद्ध किया गया। मूल कर्तव्यों की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, मूल कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य कारण यह था कि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई है। आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, मूल कर्तव्य जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मूल कर्तव्यों को पढ़ें तो इसमें क्या है, जो 11 मूल कर्तव्य इसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, ठीक है, और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण
जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, इसकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। ठीक है। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है। 11वां है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मूल कर्तव्य की प्रवर्तनीयता। ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में दिए गए मूल कर्तव्यों को सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मूल कर्तव्यों को कानूनों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण कानूनों की व्याख्या करते समय नागरिकों के मूल कर्तव्य जैसे कि पर्यावरण की रक्षा करना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त संसद मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर दंडित करने वाला कानून मूल कर्तव्य का एक उदाहरण है। ठीक है। इस प्रकार से अगला है कि मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। पहला है कि मूल कर्तव्यों को सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मूल कर्तव्यों को कानूनों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरा है कि संसद जो है मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है। अब है कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए प्रयास। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नागरिकों, सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास जरूरी है। यह कर्तव्य जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है और नागरिकों को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। इनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। शिक्षा, जैसे कि शिक्षा और जागरूकता। स्कूलों और कॉलेजों में मौलिक कर्तव्य को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। मीडिया, रैलियों, सेमिनार और सामुदायिक कर्तव्यों के माध्यम से नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। दूसरा है कानूनी उपाय। कुछ मौलिक कर्तव्य को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना, जैसे जो लोग मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं उनके लिए दंडात्मक प्रावधान लागू करना। ठीक है। तीसरा है संवैधानिक प्रोत्साहन। संवैधानिक संस्थान जैसे न्यायपालिका नागरिकों को उनके कर्तव्य की याद दिलाने और उन्हें लागू करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। ठीक है। अगला है सामाजिक और सामुदायिक भागीदारी। गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOs और सामुदायिक संस्थाएं लोगों को उनके कर्तव्यों की याद दिला सकती है। ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करना। ठीक है। मीडिया तथा तकनीकी का उपयोग। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मौलिक कर्तव्यों का प्रचार प्रसार। सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप और वीडियो अभियान के माध्यम से कर्तव्यों को संदेश फैलाना इससे किया जा सकता है। उसके बाद है कि पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा पर विशेष ध्यान। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए जन भागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित करना। वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कर्तव्यों का पालन करना। ठीक है। तो ये सभी क्या है कि लागू करने के प्रयास हैं। उसके बाद हम देखें तो मूल कर्तव्यों का महत्व। ठीक है। अगला है मूल कर्तव्यों का महत्व। भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों का महत्व इस प्रकार है। ठीक है। पहला इसमें दिया है कि देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। मूल कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति उनके दायित्व की याद दिलाते हैं। दूसरा है सकारात्मक नागरिकता को प्रोत्साहित करना। ठीक है। मूल कर्तव्य नागरिकों को सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगला है
कि संविधान के मूल्यों को बनाए रखना। मूल कर्तव्य संविधान के आदर्शों और मूल्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को संविधान का सम्मान करने और उसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। इसके बाद है सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। मूल कर्तव्य नागरिकों के बीच सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। ये कर्तव्य नागरिकों को एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक और शांतिपूर्वक रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है। ये है मूल कर्तव्य नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कर्तव्य नागरिकों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को बढ़ावा देना। मूल कर्तव्य क्या करते हैं कि नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। ये कर्तव्य नागरिकों को अंधविश्वासों और रूढ़ियों से दूर रहने और तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद है कि व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। मूल कर्तव्य नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। ये कर्तव्य नागरिकों को अपने कौशल और ज्ञान को विकसित करने और समाज और देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। कानूनी वैध और ये भी है मूल कर्तव्य जो है इसका महत्व हम यह भी देखें कि कानूनी वैधता का निर्धारण करने में सहायता करते हैं। मूल कर्तव्य अदालत को किसी विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण एवं उसके परीक्षण में सहायता करते हैं। ठीक है। अब ये है कि मूल कर्तव्यों की आलोचना भी की जाती है। तो आलोचना में देखिए भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य की आलोचना कई आधारों पर की जाती है। सबसे पहला है कि अस्पष्टता का अभाव। कुछ कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट और जटिल है, जिससे आम नागरिकों को उन्हें समझने और उसका पालन करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए समग्र संस्कृति जैसे शब्दों का समझना जो है मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है गैर न्याय संगत प्रकृति। मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, यानी कि यदि कोई नागरिक उनका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो आलोचकों का तर्क है कि इससे उसका महत्व जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद है अधूरापन। कुछ आलोचकों का मानना है कि मौलिक कर्तव्यों की सूची अधूरी है। उनके अनुसार इसमें करों का भुगतान करने और मतदान जैसे कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। ठीक है। इसके बाद है नैतिक उपदेशों की तरह। कुछ मौलिक कर्तव्यों को नैतिक उपदेश की तरह माना जाता है, जो कानूनी कर्तव्यों के बजाय व्यक्तिगत मूल्यों और आदर्शों से अधिक संबंधित है। ठीक है। उसका महत्व की कमी। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में परिशिष्ट के रूप में शामिल करना उसके मूल्य और महत्व को कम करने के रूप में देखा जाता है। आलोचकों का तर्क है कि उन्हें मौलिक अधिकारों के समकक्ष रखने के लिए उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था। ठीक है। और दोहराव। ठीक है। कुछ मौलिक कर्तव्यों को दोहराव वाला माना जाता है, जो पहले से ही कानूनी या सामाजिक मानदंडों के रूप में मौजूद है। और इसके बाद है राजनीतिक उपयोग। कुछ लोगों का मानना है कि मौलिक कर्तव्यों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि सरकार की आलोचना को दबाना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में हमने बात की मौलिक कर्तव्यों की। ठीक है। इसके बाद है समान नागरिक संहिता की बात की हमने। इसके पीछे हमने बात किया कि नीति निर्देशक तत्वों का बिहार में किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया है वो हमने देखा, और मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता एवं पूरक संबंधी अवधारणा का परीक्षण हमने किया। ठीक है। और बाकी जो पिछला जो नीति निर्देशक तत्व के संबंधी जो भी बातें थी हमने पिछले वीडियो में किया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।